हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि हम हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट में इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी वेज़मैन की। ओके, तो थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म जो है ना, इसे हिंदी में बीज कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज कोश। सो दैट मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म का मतलब हुआ कि बीज कोश की निरंतरता। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पहला तो ये आ जाएगा कि ये थ्योरी किस थ्योरिस्ट ने दी है। ये थ्योरी दी है वेज़मैन ने। अब देखो, वेज़मैन क्या कहते हैं? वेज़मैन कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, इस ह्यूमन बॉडी में 2 सेल्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 2 सेल होते हैं। एक सेल होता है सोमैटिक सेल, दूसरा होता है जर्म सेल। ओके, अब ये कहते हैं कि जो सोमैटिक सेल है ना, ये हर एक ह्यूमन बीइंग के फिजिकल बॉडी या फिजिकल स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। फाइन। अब देखो, सोमैटिक का मतलब क्या होता है? सोमैटिक का मतलब होता है दैहिक, मतलब फिजिकल। सो इसीलिए सोमैटिक सेल का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल है ये फिजिकल स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। अब बस इतना ही आपको सोमैटिक सेल के बारे में याद करना है। अब बात करते हैं जर्म सेल की। जर्म सेल पर ही इनकी पूरी थ्योरी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, ये कहते हैं कि जो जर्म सेल है ना, ये बनते हैं जर्म प्लाज्म से। तो थ्योरी में आप देख रहे हो जर्म प्लाज्म मतलब बीज कोश। तो ये जर्म सेल बनते हैं जर्म प्लाज्म से। एंड ये जो जर्म प्लाज्म है ना, यही एक रीजन है जिससे हेरिडिटी जो ट्रेट्स होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। और ट्रांसमिट किस में होती हैं? 1 जनरेशन से अदर जनरेशन में। ठीक है, ये कहते हैं कि जो जर्म सेल है वो बनते हैं जर्म प्लाज्म से। एंड जर्म प्लाज्म की वजह से ही हेरिडिटी ट्रेट्स ट्रांसमिट होती है 1 जनरेशन से अदर जनरेशन में। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हेरिडिटी ट्रेट्स ट्रांसमिट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जर्म प्लाज्म। एंड जर्म प्लाज्म इज द रीजन that is why human beings give birth to human beings, not to other species. That means कि एक इंसान को ही जन्म देता है, ना कि अदर स्पीसीज को। उसका रीजन भी क्या है? उसका रीजन भी है जर्म प्लाज्म। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहां पर ये कहते हैं कि जैसे कि अभी हमने बात की कि हेरिडिटी जो ट्रेट्स हैं या जो हेरिडिटी एंडोमेंट्स होती हैं वो जर्म प्लाज्म या जर्म सेल की वजह से होती हैं। सो इसीलिए ये कहते हैं जो एक चाइल्ड होता है ना, one child is as old as his remotest ancestors। अब देखो, इस बात से आप क्या समझे? ये कहते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो अपने रिमोटेस्ट एंसेस्टर जैसा होता है। यहां पर ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं हुआ, यहां पर ओल्ड का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके ट्रेट्स हम में हैं। वो पूर्वज जो हमें भी नहीं पता, जो भगवान के पास है अभी, लेकिन उनके जो ट्रेट्स हैं वो हमारे अंदर हैं। सो इसीलिए इन्होंने ये लाइन बोली है कि 1 चाइल्ड इज एज ओल्ड एज हिज रिमोटेस्ट एंसेस्टर। मतलब एक बच्चा अपने रिमोटेस्ट एंसेस्टर से मिलता है। रीजन बीइंग, रीजन सिर्फ एक ही है, हेरिडिटी ट्रेट्स जो हैं वो ट्रांसमिट हुई हैं। ट्रांसमिट कैसे हुई हैं? एंसेस्टर से उसके बच्चों में, मतलब उनके जो बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर जाके अब आप हुए हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैं इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई ना कि हेरिडिटी जो ट्रेट्स होती हैं, ये हेरिडिटी ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होता है जर्म प्लाज्म की वजह से, जो कि एक जर्म सेल है, ह्यूमन बॉडी में होता है। ह्यूमन बॉडी में 2 सेल होते हैं, एक तो सोमैटिक, एक जर्म सेल। राइट, सोमैटिक जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है, वेयर एज जो जर्म सेल है वही सबसे बड़ा खेल है हेरिडिटी ट्रेट्स को ट्रांसमिट करने का। फाइन। अब देखो, यहां पर मैं इस लाइन को एक बार डिफाइन करती हूं। यहां पर हो ये आप,
ओके, अब आपके अंदर जो ट्रेड्स आए हैं वो आए हैं किसी रिमोटेस्ट एंसेस्टर के, जो आपको भी नहीं पता। फाइन, तो अब कैसे आए आपके अंदर ये, जैसे कि ये आपके यहाँ पर पेरेंट्स हैं, फिर इनके पेरेंट्स हैं, फिर इनके पेरेंट्स हैं, फिर इनके पेरेंट्स हो गए ये, ठीक है। अब हम तो सिर्फ एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, हमें नहीं पता कितने रिमोटेस्ट एंसेस्टर की यहाँ पर बात हुई है। तो आप यहाँ हो, आपके पेरेंट्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो जो इनके ट्रेड्स हैं ना, और मैं दोबारा से यहां पर बता दूं कि हमें नहीं पता यहां पर किस एंसेस्टर की बात हो रही है, ग्रेट 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 ग्रेट, कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। फाइन, तो यहां पर ये कहते हैं कि जो उनके ट्रेड्स होते हैं हमारे एंसेस्टर के, उनके ट्रेड्स इनके बच्चों में जाते हैं, फिर वही ट्रेड यहां जाते हैं, फिर वही ट्रेड आगे पहुंचते हैं, फिर वही ट्रेड आप में ट्रांसमिट होते हैं। सो ये जो है ना ट्रांसमिशन, यही किसकी वजह से हो रहा है, जर्म सेल की वजह से। जर्म सेल किससे बने हैं, जर्म प्लाज्म से बने हैं, और इसीलिए कहा है जर्म प्लाज्म की कंटिन्यूटी, मतलब ये देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब आपके ट्रेड्स आपके बच्चों में जाएंगे, उनके ट्रेड्स जो आपके एंसेस्टर के ट्रेड है वो उनके उनके आगे आगे ऐसे जनरेशन में जाते जाएंगे, राइट। सो इसीलिए ये लाइन इन्होंने कही है, वन चाइल्ड इज एज ओल्ड एज हिज रिमोटेस्ट एंसेस्टर। फाइन, अब यहां पर इन्होंने अपनी इन लाइनों को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था ये भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर कई बार क्या है ना कि थ्योरी में अंदर का तो कुछ पार्ट पूछता नहीं है, बट ये पूछ लेता है कि एक्सपेरिमेंट किस पे किया, जैसे पैवलोव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, राइट। सो उसी तरीके से ऐसे पूछ लेंगे कि वेजमैन ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, तो मैं यहां पर दोबारा से नाम लिख देती हूं, वेजमैन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रैट्स पर। अब देखो इन्होंने क्या करा, मैं यहां पर कुछ रैट्स बना रही हूं, हंसना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये ड्राइंग की क्लास नहीं है, ठीक है। चलो देखो इन्होंने क्या करा, ये जो रैट है इसकी टेल काट दी, पूंछ जो है, जो टेल है वो कट कर दी। ये देखने के लिए, क्यों टेल कट की रीजन भी है, इन्होंने ये देखना था कि जो नेक्स्ट बच्चा होगा इसका, क्या उसकी टेल होगी। तो भाई क्या हुआ, इन्होंने इसकी जो ये टेल है ये कट कर दी, और देखा कि जो दूसरा बच्चा हुआ उसके तो पूरी की पूरी टेल थी, पूंछ थी दूसरे चूहे के। फिर इसने क्या करा, इसने इसकी भी टेल कट कर दी, ठीक है। टेल कट कर दी तो इसकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने देखा, तो इन्होंने पाया कि नेक्स्ट जनरेशन के भी टेल है, फिर इन्होंने इसकी भी टेल कट कर दी। फिर इन्होंने इसके बच्चे में देखा तो ये पाया कि इसके भी टेल है, तो इन्होंने क्या करा, इसकी भी टेल कट कर दी। तो ऐसे करते 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 जो चूहों की सक्सेसिव जनरेशन थी ना, सक्सेसिव जनरेशन का मतलब समझते हो ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है जो आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन थी, इन्होंने एवरी पॉसिबल जनरेशन जो रैट की थी उनकी टेल काट दी, मतलब उनकी पूंछ काट दी। और हर बार इन्होंने ये पाया कि हर एक चूहे का जो बच्चा होता था उसको टेल होती थी, हर एक चूहे के पूंछ होती थी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, अब बात आई कि कंक्लूजन क्या निकला। देखो कंक्लूजन ये निकला कि ये जो बच्चा है, ये लास्ट वाले बच्चे के एग्जांपल लेते हैं, कि इसके टेल इसीलिए है, या इनके टेल इसीलिए थी क्योंकि जो इनके रिमोटेस्ट एंसेस्टर थे ना चूहों के, उनको भी टेल थी, तो इसीलिए ये टेल का ट्रांसमिशन होता गया, ठीक है। अब यहां पर ये कहते हैं कि इन्होंने ये जो पूंछ काटी है ये देखना चाहते थे कि अगर हम बॉडी में कोई मॉडिफिकेशन कर दें तो क्या उस मॉडिफिकेशन का असर नेक्स्ट जनरेशन पर होता है। तो इन्होंने पाया कि जब हम किसी की बॉडी में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो उसका इफेक्ट उसकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन उसके इनहेरिटेंस में नहीं है, राइट। मतलब हर एक चूहों के टेल इसलिए थी क्योंकि पहले से ऑलरेडी चूहों के टेल होती आ रही है। सो इसीलिए चाहे कितने भी चूहों की टेल कट कर दो, उनके हर एक बच्चे के टेल होगी ही होगी, क्योंकि वो उनकी इनहेरिटेंस में है, राइट। और अगर बाहर से कोई बॉडी में स्ट्रक्चर में आप
कुछ मॉडिफिकेशन कर दोगे, कुछ बदलाव कर दोगे या कुछ ऑल्ट्रेशन कर दोगे, वो ऑल्ट्रेशन का असर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑल्ट्रेशन एक्वायर्ड है, मतलब वो बाहर से ली गई है, वो आपके इनहेरिटेंस में नहीं है। अब इसके लिए ये तो चलो एग्जाम्पल था एक चूहे का। अब मैं ना एक आपको थोड़े अलग एग्जाम्पल देती जो ह्यूमन बींग्स के होंगे, जिससे आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो एक हम एग्जाम्पल लेंगे फिजिकली हैंडीकैप्ड का, फिर एक हम एग्जाम्पल लेंगे स्मॉल पॉक्स का, फिर एक हम एग्जाम्पल लेंगे ब्यूटिफिकेशन का, या फिर ब्यूटिफिकेशन में हम कर्ली हेयर्स लिख देते हैं। अब मैं आपको ये तीनों ही एग्जाम्पल समझाती हूं, अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, फिजिकली हैंडीकैप्ड एक कपल है, ठीक है। सपोज करो कि एक बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हुए थे एक्सीडेंट से, मतलब मेजर एक्सीडेंट हुआ, पेरेंट्स के हाथ पैर चले गए। अब जो उनका बच्चा हुआ ना, जो उनका चाइल्ड हुआ, वो चाइल्ड नॉर्मल था, उस चाइल्ड को फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। सो दैट मीन्स हमने क्या देखा कि पेरेंट्स के ऑलरेडी हाथ पैर थे, तो इसीलिए बच्चे के भी हाथ पैर हुए। क्यों? क्योंकि उसके ऑलरेडी एंसेस्टर्स के हाथ पैर थे। अब पेरेंट्स का हो गया एक्सीडेंट, सो दैट मीन्स ये बाहर से ऑल्ट्रेशन हुआ, एक्सीडेंट की वजह से उनकी जिंदगी में बदलाव आए, उनकी बॉडी में बदलाव आए, तो अब पेरेंट्स हो गए हैंडीकैप्ड। तो ये जो ट्रेट है ना, ये बच्चे में नहीं जाएगी, क्योंकि ये इनहेरिटेड नहीं है, इनहेरिटेड नहीं है, लिख लेना। ओके, राइट, समझे? सो यहां पर हम क्या समझे हैं कि बाहर से अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ, बाहर से कोई बदलाव हुआ जो आपके इनहेरिटेंस में नहीं है, तो वो चीज आपके बच्चों में नहीं जाएगी। फाइन। अब फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब चिकन पॉक्स का। किसी ह्यूमन बीइंग को चिकन पॉक्स हुए हैं, सो अब जो उसका बच्चा होगा उसको चिकन पॉक्स नहीं होंगे, क्योंकि जो उस बच्चे का पेरेंट है ना, जिसको चिकन पॉक्स हुए हैं, जैसे कि देखो ये है पेरेंट और ये है बच्चा, ठीक है, इसको चिकन पॉक्स हुए हैं या इसको स्मॉल पॉक्स हुए हैं, तो ये स्मॉल पॉक्स इस बच्चे को इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये जो स्मॉल पॉक्स इसके पेरेंट को हुए हैं ये बाहर से हुए हैं, ये मॉडिफिकेशन उसकी जिंदगी में आया है लाइक बाहर की सोसाइटी से, एनवायरमेंट से, या कुछ एक्वायर्ड चीज है ये, राइट, ये इसके इनहेरिटेंस में नहीं थी। सो इस बच्चे के जो एंसेस्टर्स है ना, वो भी उनको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ, या हुआ भी था तो वो जो ट्रेट है वो इस बच्चे में नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स वाली चीजें ये इनहेरिटेड नहीं है। सो इसीलिए कहा गया है कि जो आपके रिमोटेस्ट एंसेस्टर होते हैं उनके ट्रेट्स आप में होते हैं। अगर आपके मदर फादर कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव करते हैं बाहर की जिंदगी में, वो बदलाव आप में नहीं आएगा। इन द सेम वे अगर कोई मदर अपने हेयर्स पार्लर में जाके कर्ली करा लेती है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी ब्यूटी को एक्वायर किया पार्लर में जाके, राइट। उनके बाल इनहेरिटेडली कर्ली नहीं थे, उनके बाल स्ट्रेट थे, लेकिन पार्लर में जाकर उन्होंने क्या कराया, कर्ली करा लिए, तो उनका जो बच्चा होगा वो नॉर्मल हेयर्स वाला होगा, जरूरी नहीं वो कर्ली हेयर्स वाला होगा, क्योंकि ये जो मदर ने कर्ली हेयर्स कराए हैं ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है, राइट। सो ऑल एंड ऑल आप क्या याद करोगे, जो लिख लेना, ये जो एक्वायर्ड ट्रेट होती है, ट्रेट नहीं, एक्चुअली ट्रेट नहीं बोलेंगे, एक्वायर्ड स्किल बोलेंगे। जो एक्वायर्ड स्किल होती है, एक्वायर्ड नॉलेज होती है, या एक्वायर्ड कोई भी किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन हो, वो आपके बच्चों में नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों में वही चीजें आएंगी जो रिमोटेस्ट एंसेस्टर से चलता आ रहा है, राइट। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने अभी स्किल की बात की, तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक है कारपेंटर, तो कारपेंटर ये जो ह्यूमन बीइंग बना है, भाई इसने कारपेंटर का काम सीखा है, ठीक है, इसने लकड़ी का अच्छे से काम सीखा है, इसीलिए इसके अंदर ये स्किल आई है ह्यूमन बीइंग के अंदर कि इसने ये कारपेंटर बन गया। तो जरूरी थोड़ी ना है जो इस कारपेंटर का बच्चा होगा उसके अंदर उतनी ही स्किल होंगी जो इसके फादर के अंदर है,
क्योंकि इसके फादर ने ये स्किल बाहर से सीखी है। कारपेंटर का जो काम होता है ये स्किल बाहर से सीखी है, तो उसका बच्चा भी कारपेंटर हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बच्चे में भी वही स्किल हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो जो भी एक्वायर्ड स्किल, नॉलेज, जितने भी तरीके की एक्वायर्ड चीजें होती हैं वो आपके बच्चों में नहीं जाती, क्योंकि बच्चों में रिमोटेस्ट एंसेस्टर के ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं। और ये जो ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? जर्म सेल की वजह से। एंड जर्म सेल बनते हैं जर्म प्लाज्म से। सो इसीलिए इन्होंने कहा कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, मतलब कि जो हेरिडिटी ट्रेट्स हैं ये कंटिन्यूअस ट्रांसमिट होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्म प्लाज्म। सिंपल, बस इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना। तो अगर इस पूरी थ्योरी को आप कंक्लूड करोगे तो दो चीजों में आप इसको कंक्लूड करना कि जर्म प्लाज्म की वजह से हेरिडिटी ट्रेट्स ट्रांसमिट होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। एंड दूसरा आप कंक्लूजन लिखना कि जितनी भी ये एक्वायर्ड चीजें होती हैं वो एक्वायर्ड चीजें आपके बच्चों में नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपने एक्वायर की है बाहर से, राइट। वो मॉडिफिकेशन, वो ऑल्ट्रेशन आपने बाहर से एक्वायर किया है, वो इनहेरिटेड नहीं है। ओनली वही चीजें ट्रांसमिट होंगी जो इनहेरिटेड होती हैं, जो आपके एंसेस्टर्स में हैं, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। ये आज की थ्योरी थी वेज़मैन की। कल हम नई थ्योरी पे बात करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। डेली 8:30 बजे जो है हमारा लाइव सेशन होता है, तो आप CDP का लाइव सेशन देखना बिल्कुल मत भूलना। उसमें मैं लाइव MCQs कराती हूँ, और आपके कोई डाउट हैं, कुछ भी है, तो आप लाइव सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। और मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन दोनों पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जितना मैंने कराया है बहुत अच्छे से उसको करिए। इसी के साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी भी मैं करा रही हूँ, इंग्लिश पेडागोजी को भी साथ साथ करिए। और जो SST के बच्चे हैं, जो CTET में जिनका मेन सब्जेक्ट SST है, उनके लिए मैंने दोबारा से जो है 6 to 8 की SST स्टार्ट कर रखी है। स्टार्टिंग से आपने देखनी है, हर एक जो चैप्टर होगा उसका हम अलग MCQs करते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।